सो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ओके, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के लिए हम क्या करेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड आर सिचुएटेड इन द क्वांटम स्टेट्स नियर इट्स लोवेस्ट लेवल एंड द रेस्ट ऑफ द बैंड्स रिमेन एम्प्टी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्शन बैंड के अंदर वहां पे होते हैं और बाकी सब फ्री होते हैं। दस दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अज्यूम टू बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, केवल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो E इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2 mv², या फिर मोमेंटम के टर्म में क्या हो जाएगा, p²/2m। कैसे, P इज इक्वल टू mv होता है इसलिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए रिलेशन हम जानते हैं h/λ होता है। इसके अलावा हम जानते हैं वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट k का कितना होता है, 2π/λ। तो 2π/λ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे। लैम्डा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी h/p। तो ये h/p जब यहाँ रखेंगे तो हमें मिल जाएगा ये टर्म। ठीक है, और यहाँ से अगर अपन p की वैल्यू निकालेंगे तो p हमें कितना मिल जाएगा, h/2π। और हम डायरेक्टली भी जानते हैं p कितना होता है, h कितना होता है, h/2π। नाउ फ्रॉम रिलेशन 1 अगर हम यहाँ पे p की वैल्यू आ गई, तो अगर हमें एनर्जी की निकालनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना था, p²/2m। अब ये p की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा ये, और यहाँ से हम k² की वैल्यू निकालेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा। अब सपोज कीजिए कि अगर k के जो कंपोनेंट है वो kx, ky, kz हो, तो हम यहाँ पे इस k² को क्या लिख सकते हैं, kx² + ky² + kz²। और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये है ही। तो ये जो इक्वेशन है, अगर इसको x एक्सिस के अलोंग माने और इसको y एक्सिस के अलोंग माने और इसको z एक्सिस के अलोंग माने, तो यहाँ पे ये किसकी इक्वेशन आती है, एक स्फेयर की इक्वेशन आती है, क्योंकि x² + y² + z² इज इक्वल टू r² जो है वो r रेडियस का एक स्फेयर बनता है। तो ये जो पार्ट है आपके पास बेसिकली ये रेडियस का स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर इसका रूट कर देते हैं तो द अबव इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस दिस फॉर अ कांस्टेंट एनर्जी E इन द k स्पेस। लेकिन बनाना किसमें पड़ेगा ग्राफ अपन को, k स्पेस में, क्योंकि ये एक्सिस होगा kx, ये होगा ky और ये होगा kz। तो हमारे पास ये स्फेयर की इक्वेशन हो गई। ठीक है, सो नाउ इन k स्पेस the surfaces corresponding to constant energy are called Fermi surfaces. Hence, for free electron, the Fermi surface is nothing but a sphere of radius this. If now we consider a rectangular, एक rectangular volume element लेते हैं, देखो इस तरह का, जिसकी जो साइड्स है वो Lx, Ly, Lz है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, Lx, Ly, Lz हो जाएगा। उस कंडीशन में द वेवलेंथ विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन कैन हैव, इस कंडीशन में जो उसका वेवलेंथ होगा वो हमारे पास x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू Lx, उसकी पूरी लेंथ हो जाएगी। अब उस पूरी लेंथ के अंदर कितनी वेवलेंथ आती है, मान लीजिए इतनी आती है। ठीक है, तो हमारे पास पता है कि एक वेवलेंथ हम जानते हैं कितनी होती है। अगर मान लीजिए उसकी बाउंड्री ये है, ये Lx है, तो Lx ये दूरी है और उसके अंदर एक वेवलेंथ ही आई। ठीक है, तो हमारे पास एक वेवलेंथ आ गई। या फिर अगर ये सिचुएशन बनती है आपके पास, देखो ये और ये, तो Lx के अंदर कितनी वेवलेंथ आ गई, दो वेवलेंथ आ गई। तो मान लीजिए आपके पास अगर x डायरेक्शन में जो वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला अगर Lx के लिए ले, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वेवलेंथ कितनी हो सकती है, उस पूरी डिस्टेंस को डिवाइड कर दीजिए n1 इंटीजर से, तो n1 यहाँ पे इंटीजर ही हो सकता है। इसी तरह से y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, मान लीजिए Ly/n2। z डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, Lz/n3, वेयर n1, n2 एंड n3 आर द इंटीजर्स। तो उस कंडीशन में हमारा k कितना हो जाता है, k हमारा हमें पता है कितना होता है, 2π/λ होता है। तो x डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, kx के लिए Lx रख लेंगे, ky के लिए Ly रख लेंगे और kz के लिए Lz रख लेंगे। ठीक है, नाउ हमारे पास में अगर हम यहाँ पे करें, इफ बाय इंक्रीजिंग n1, n2 एंड n3 बाय यूनिटी, सपोज n1 को n1 + 1 कर दिया, n2 को n2 + 1, n3 को n3 + 1 कर दिया, उस कंडीशन में अगर kx, ky, kz में, क्योंकि kx जो आ रहा है वो n1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो सपोज n1 को 1 से बढ़ाने से kx में जो चेंज आता है वो डेल्टा kx का होता है। तो हमारे पास इसी तरह से डेल्टा ky होता है, तो वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा kx, डेल्टा ky और डेल्टा kz हमें कितना मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पास में n1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 1 से यूनिटी से बढ़ाया अपन ने, ओनली बाय यूनिटी, तो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, n2 की वैल्यू 1 हो जाएगी और n3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास 2π/Lx, 2π/Ly, 2π/nz और साथ में आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8π³ V आ जाएगा। ठीक है, k स्पेस में
अब ये जो वॉल्यूम आपको मिला है, क्योंकि इसके लिए n1 इक्वल टू 1 रखा आपने, n2 इक्वल टू 1 रखा, n3 इक्वल टू 1 रखा, तो ये बेसिकली एक क्वांटम स्टेट को बताएगा, क्योंकि क्वांटम स्टेट के लिए क्वांटम नंबर्स का सेट होता है, और यहाँ पे n1 n2 n3 मिलके एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और एक सेट को आपने ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 क्वांटम स्टेट आपको मिल चुका है। ठीक है, अब हमारे पास यूजिंग दीज इक्वेशन द नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स अप टू एनर्जी ई, अगर हमें एनर्जी ई तक की क्वांटम स्टेट लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो वॉल्यूम है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, विल बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो हमारे स्फीयर का वॉल्यूम था, ऑफ रेडियस बाय द वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू सिंगल क्वांटम स्टेट। अब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर टोटल आपको चाहिए नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स, तो मान लीजिए ये आपके पास टोटल अवेलेबल वॉल्यूम है v, और आपने एक क्वांटम स्टेट का, ये मान लीजिए बहुत सारी क्वांटम स्टेट यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे बहुत सारी क्वांटम स्टेट बनी हुई है, तो एक का वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, एक क्वांटम स्टेट का वॉल्यूम निकाल लिया, एक क्वांटम स्टेट का वॉल्यूम हमने अभी भी निकाला है, कितना था 8 पाई क्यूब अपॉन v, और पूरा अवेलेबल वॉल्यूम जो है, पूरा अवेलेबल वॉल्यूम हमारे पास कितना है, वो स्फीयर का वॉल्यूम था, के स्पेस में स्फीयर का वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स अगर अपन को निकालनी है, तो टोटल वॉल्यूम जो स्फीयर का था और एक क्वांटम स्टेट का वॉल्यूम जो है उसको डिवाइड कर देंगे। करेक्ट, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स अप टू एनर्जी ई कितना आएगा, तो सबसे पहले स्फीयर का वॉल्यूम लीजिए 4 पाई 3 पाई आर क्यूब, आर आपके पास क्या है, ये रहा, तो इसकी 3/2 पावर हो जाएगी, तो 4 पाई 3 आ जाएगा, और इसको डिवाइड किससे किया है, 8 पाई क्यूब अपॉन वी से, तो डिवाइड करने की वजह से वो ऊपर जाके इन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब in each quantum state according to Pauli exclusion principle there can be 2 electron with opposite spin, तो क्योंकि दो हो सकते हैं इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट जो है अगर उसको n से रिप्रेजेंट करें, तो ऊपर जो एक्सप्रेशन मिला है उससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करेंगे। अगर हमारे पास E एनर्जी तक नंबर ऑफ स्टेट्स इतनी मिल रही है, तो E से E प्लस DE रेंज में यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितना आएगा, तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन करने से लेफ्ट हैंड साइड में dn आ जाएगा, राइट हैंड साइड में जो e है वो de में चला जाएगा, तो de रेंज के अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो n की जगह कितना आ जाएगा, dn आ जाएगा, राइट हैंड साइड में सब कुछ कांस्टेंट रहने दो, यूनिट वॉल्यूम लेना है, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और यहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट है, केवल e की पावर 3/2 है, तो e की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, nx की पावर n -1, तो आगे 3/2 आ जाएगा, और e की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, तो देखो 3/2 e की पावर 1/2, साथ में कितना आ जाएगा de, तो ये हमारे पास de रेंज में नंबर ऑफ स्टेट्स आ चुका है। और हमें क्या चाहिए था, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स चाहिए था। अब ध्यान रखना, डेंसिटी के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम करना होता है, जो हम यहाँ पे कर चुके हैं, उसके अलावा हमारे पास पर यूनिट एनर्जी रेंज भी करना होता है, तो डीई को नीचे लेके आओगे तो dn/de बन जाएगा, रिमेनिंग पार्ट आपके पास, इसको हम एस एज अ फंक्शन ऑफ ई से डिनोट कर रहे हैं। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एसई। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की अगर डेफिनेशन आपके पास आती है, तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल पर यूनिट एनर्जी रेंज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का एक्सप्रेशन हमारे पास था। दैट्स इट।